Hello everyone, welcome back to Align Studies Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने current affair की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 48 का सेशन. Wish you all a very good luck. So the first question is which among of the following slash are correct regarding ASEAN? First is ASEAN was established in 1976 in Bangkok with signing of Bangkok Declaration. Second is the founding fathers of ASEAN are Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Philippines. And your options are A only, B only, both or none. सो आशियान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अपने द हिंदू में इसका रिलेटेड न्यूज़ भी देखा होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ पे था. और आई गेस हमने पहले या दूसरे सेशन में हमने आशियान से रिलेटेड डिटेल्स डिस्कस करी थी. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो ये आपका आर्टिकल था जो द हिंदू में आया था. ओके, सो आशियान का जो पहला स्टेटमेंट था 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल ठीक है. बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था, बिल्कुल ठीक है. दूसरा जहाँ पे कहते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस ये आपके क्या हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं इसके, बिल्कुल ठीक. आगे अगर इसके बारे में और हम बाकी तो डिस्कस हो रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं तो आपके ये हो गए, थाईलैंड हो गए, फिलीपींस हो गए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया. बाद में किस किसने ज्वाइन किया? आपका ब्रुनई ने 1994 में किया, वियतनाम ने 1995 में किया, लाओस ने आपका 1997 में किया, म्यांमार ने 1997 में किया और कंबोडिया ने 1999 में किया. तो सबसे जो लेटेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कंबोडिया ही दिख रहा है आपको 1999 में. और यहाँ पे आपके दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पपुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्टे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइव आइज इज एन एंग्लो अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस विच डज नॉट हैव. सो फाइव आई में आपको बताना है कि कौन नहीं है इनमें से. पहला है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन इज इंडिया. इंटरनेशनल रिलेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आई गेस जो आपका पहला दूसरा जो आपका लेक्चर था जो हिमांशु सर ने कंडक्ट कर रहे हैं जिससे, उसमें ही आपका फाइव आइज़ जो था डिस्कस हुआ था. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के जो अलायंस होते हैं हमारे लिए. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स इंडिया इसका पार्ट नहीं है. सो देख लेते हैं कौन कौन है इसमें. आपका यूएस हो गया, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है. इंडिया इसका पार्ट नहीं है. बेसिकली आपका ये एंग्लो अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है. ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरीके के अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. सो आप इंटरनेशनल रिलेशन वाले भी कवर करते रहें, क्योंकि अब जो आपका डेली सेशन होंगे उसमें आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऑलरेडी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ से भी आपके डेली एमसीक्यूज़ इसमें देखने को आपको मिलेंगे. ओके, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी हद तक हमारी पूरी हो चुकी हैं, तो अब हम उन्हें रिविजन मोड में कभी और देख लेंगे एक साथ कंपाइल करके, बट हम उसकी जगह पे इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट शुड मीट इज 6 months, 3 months, 25 days, नन ऑफ द अबव. तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने दिन हैं जो पार्लियामेंट को, कितने दिन होते हैं जो जितना पार्लियामेंट को मिलना चाहिए. ओके, मतलब पार्लियामेंट की बैठक होनी चाहिए. तो आपका आंसर होगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव. देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि कितने दिन पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए. सो नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर ऐसे हो जाता है कि पार्लियामेंट में ना कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है कि कितने डेज पार्लियामेंट को मिलना चाहिए. ये जो पावर होती है ये गवर्नमेंट के पास होती है. ओके, और ये जो फिर डिसीजन होता है ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होती है, ये जब बैठती हैं तो ये तब आपका यहाँ पे डिसीजन लेती हैं. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नहीं बता रखा है कि पार्लियामेंट को कितने दिन मिलना चाहिए. सिर्फ क्या बता रखा है कि आर्टिकल 85 में ये बोला गया है कि दो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में 6 months से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना बता रखा है उसमें कि दो अगर आपके जो सेशन हैं उनके बीच में 6 months से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. डेज स्पेसिफाई नहीं करे हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी जो, क्योंकि आपने देखा होगा ये आपका द हिंदू में न्यूज़ था कि मानसून सेशन आपका जुलाई में चांसेस हैं स्टार्ट होने के. ओके, सो इसलिए आपके ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. They have tenure of 4 years or up to the age of 62 year, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive the salary and perks as available to judges of Supreme Court of India. And the last one is all election commissioners have equal say in decision making of the commission. So आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से करिएगा.
अभी आपका इलेक्शन कमीशन का एक अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर आपके लिए बॉडी जो स्टैटिक पोर्शन होता है ऐसी बॉडीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो अभी आपके नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, सो फिर आपके लिए ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन हमने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत डीपली डिस्कस किया है। सो बेसिकली यहाँ पे था क्या, यहाँ पे आपके 6 नहीं, आपका 4 नहीं 6 ईयर है, और ये 62 नहीं 65 ईयर यहाँ पे एज दी गई है। बस यहाँ पे आपका इतना डिफरेंस है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। तीसरा जो है, जहाँ पे बोलते हैं कि इनका जो स्टेटस होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो है, इलेक्शन कमिश्नर्स की सबकी जो होगी आपकी वो डिसीजन मेकिंग में इक्वल आपका वेटेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे कंपाइल करके दे रखी है कि आपको ये चीज़ें तो हमें पता होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, बट क्या क्या चीज़ें नहीं बताई गई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बता रखी है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन की, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, और हमें लग सकता है कि क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है तो डिफाइन करा होगा, बट ये गलत है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म नहीं बता रखा है मेंबर्स का। तीसरा, इन्हें डिबार्ट नहीं कर रखा है फर्दर अपॉइंटमेंट से, ओके, गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट के अंदर, मतलब जब ये एक बार रिटायर हो जाएं, इनका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद इनको डिबार्ट नहीं कर रखा है कि ये अपने रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इनका जो रिमूवल होगा वो एक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपका यहाँ पे देख रहे हैं, आपका ग्राउंड्स ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी का यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए हैं, ओके। और एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा दोनों हाउसेज में, और ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करेगा। ही डजंट होल्ड इज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट तो करते हैं, बट ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करते हैं, ओके। सो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करते हैं। और जो और इलेक्शन कमिश्नर्स का आपका कैन नॉट रिमूवल होगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आपका सजेस्ट करेगा तब होगा, ओके। सो आपके लिए ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है आपका, यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट कर सकते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका रिमूवल और एक होता है आपका डिसमिसल, ओके। सो जब आप लक्ष्मीकांत में भी इसे कवर करते हैं, तो जो पीछे आपके नोट्स होते हैं शॉर्ट, वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि रिमूवल और डिसमिसल ये दोनों में डिफरेंस होता है। सो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इससे बता सकते हैं कि रिमूवल और डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक टर्म्स हैं ये, पर गलती से हम इन्हें इंटरचेंजली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है इनमें, ओके। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रिमूवल और डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्कन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो आपका थाईलैंड, यूके, यूएसए, रशिया। सो मिलिट्री एक्सरसाइज में ये आज हमारी लास्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बाद हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, लाइक कंपाइल उसमें कभी करेंगे, रिवीजन टेस्ट में हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं। अब इतनी काफ़ी पूरी हो चुकी हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स इंडिया यूके के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? टीपू सुल्तान हु अज्यूम कंट्रोल ऑफ मैसूर आफ्टर हैदर अलीज डेथ had French help in bettering his military resources can be considered as one of the cause of the war. The war ended with the Treaty of Sringeri-Pattam in 1792. And your options are A only, B only, both या none. लास्ट लेक्चर में आपका असाइनमेंट भी बताया गया था आपको कि आपको ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टम के बारे में बताना था, ओके, और मैसूर वॉर के बारे में भी, और आपने क्लास नोट्स में भी तो बहुत अच्छे से डिस्कस हो ही रखा है ये जब क्लास ऑफलाइन मोड में क्लास चलती थी। सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि जब हैदर अली जो आपके टीपू सुल्तान के फादर थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद टीपू सुल्तान ने जैसी पावर आपकी कंट्रोल करी, पावर दी उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, फ्रेंच आर्मी का उन्होंने सपोर्ट लेना स्टार्ट करा, और ये वन ऑफ द रीज़न माना जाता है उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में जो क्लैश हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रीज़न, वन ऑफ द ये माना जाता है, वन ऑफ द रीज़न बोल रही है, ओके। और फिर वॉर का जो एंड था वो आपका ट्रीटी ऑफ श्रृंगेरीपट्टम जो था वो वॉर इसके एंड हुआ। यहाँ पे हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कॉज। यहाँ पे ये बता रखे हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो अपनी रिलेशन निज़ाम के साथ इस्टेब्लिश करने लग गए थे, मराठास के साथ इस्टेब्लिश करने लग गए थे, ओके। टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ अपनी रिलेशन इस्टेब्लिश करने लग गए थे, और आप देख सकते हैं, ये आपको याद होगा कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में क्लैश चल रहा था उस टाइम का, क्लैशिंग पीरियड था वो। तीसरा जो था
कि टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया था। ही रिफ्यूज टू फ्री द इंग्लिश प्रिजनर टेकन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो वहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश प्रिजनर्स को फ्री करना था टीपू सुल्तान ने, तो उन्होंने उससे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये वन ऑफ द कॉज माना जाता है। फिर टीपू सुल्तान ने आपका ट्रावनकोर पे 1789 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। ट्रावनकोर जो आपका ब्रिटिशर्स के काफ़ी क्लोज था। ओके, फिर 1790 में कॉर्नवालिस ने आपका टीपू सुल्तान पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। हमने डिस्कस भी किया था कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था उस टाइम पीरियड में जो आपके ब्रिटिशर्स की तरफ से थे वो आपके कॉर्नवालिस थे। ओके, फिर यहाँ पे पहले फेज़ में टीपू सुल्तान डिफीट हुए थे। ओके, और फिर बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रीटी थी उसका एंड हुआ ट्रीटी ऑफ श्रृंगेरी, जो वॉर था उसका एंड हुआ ट्रीटी ऑफ श्रृंगेरीपट्टम में। और यहाँ पे जो था टीपू सुल्तान को 3 करोड़ देने पड़े और सरेंडर करना पड़ा, हैज़ टू सरेंडर टू ऑफ हिज सन एज श्योरिटी टू ब्रिटिश दैट टिल ही पेड हिज ड्यूज। तो ये सब आप एक बार देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार यहाँ पे आज का दूसरा असाइनमेंट आपको बताना है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आपको बताना है, जैसे आपने जो लास्ट उसमें आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताया था। फिर हम नेक्स्ट सेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे। सो अच्छे से पढ़िएगा इसको, ये आपके नोट्स में बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक इंटेंट डेटा इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, ये फोरम नहीं होगा। ओके, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स आपका वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है। पब्लिक इंटेंट डेटा जो है इसे वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदू अटॉल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, आपको बताना है कहाँ पे है ये। मालदीव्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। न्यूज़ में आपने देखा होगा, ये बहुत न्यूज़ का पार्ट था ये। अटॉल एक तरीके का बनाया नाम उसका अदू है। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका मालदीव्स में पाया जाता है ये। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ओके, और ये पूरा आपको मालदीव्स में आता है। सो यहाँ पे आपका अदू अटॉल मालदीव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी? पहला है बल्गारिया, दूसरा रोमेनिया, तीसरा सर्बिया एंड द लास्ट वन इज रशिया। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ब्लैक सी हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है तो हम एक बार इसको फिर से देखेंगे, मैप फिर से चेक करेंगे। और मैप्स तो हम जितनी बार देखें उतनी बार कम होता है, क्योंकि काफ़ी इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, सर्बिया। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है, कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। यूक्रेन कर रहा है, रशिया कर रहा है, जॉर्जिया कर रहा है, टर्की कर रहा है, बल्गारिया कर रहा है, ओके, और आपका रोमानिया कर रहा है। ठीक, तो ये आपके बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और फिर आपको यहाँ पे एजेंसी देखने को मिल रहा है। तो आपका जो न्यूज़ का पार्ट था वो यही था कि एजेंसी और ब्लैक सी से रिलेटेड न्यूज़ थी। ये सी ऑफ मरमरा आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सी ऑफ मरमरा आपको यहाँ पे किस किस के उसमें देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि सी ऑफ मरमरा, ये देखिए टर्की हो गया यहाँ पे, और ये सबका यहाँ पे ग्रीस नहीं है, ग्रीस है कि क्या है ये, आप इसको एक बार पॉज वो जूम करके देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एजेंसी हो जाता है, कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। आपको ग्रीस दिख रहा है, यहाँ पे टर्की दिख रहा है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मेडिटेरियन सी की पूरी यहाँ पे लाइन दिख रही है। सो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देखिएगा। सो यहाँ पे ये पूरा आपका जो आपका ये सी ऑफ मरमरा है, ये पूरा का पूरा आपका टर्की में ही है। ये टर्की ही जो आपका उस यहाँ तक फैल रखा है पूरा। ओके, और न्यूज़ भी आपकी सी ऑफ मरमरा से ही रिलेटेड थी। ओके, एजेंसी एंड ब्लैक सी, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके की डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल सल्वाडोर, अ स्मॉल कोस्टल कंट्री इन डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन लीगल। सो आपका ऑप्शन है सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। सो एल सल्वाडोर जो है इसने बिटकॉइन को लीगल किया है, वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है ये। इसका आंसर होगा आपका ए, ये आपका सेंट्रल अमेरिका में है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे बीच में सेंट्रल अमेरिका में आपको ये कैरेबियन सी वाले जो एरिया है, यहाँ पे आपको एल सल्वाडोर देखने को मिलता है। ओके, सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब पहली बार कोई ऐसी कंट्री कर रही है ये। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच।